ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कहते हैं अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जी हां श्रोताओं, कोरोना के इस कठिन दौर में ये लाइनें बहुत प्रासंगिक हैं, क्योंकि यहाँ बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। इसलिए हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करिए। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय, नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, अब कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर संजय, हम आपका हमारे तमाम श्रोताओं की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं और कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर संजय, लॉकडाउन 4 अपने अंतिम सफर में है और सरकार ने लॉकडाउन के बारे में नए दिशा निर्देश आज जारी किए हैं और ये दिशा निर्देश 1 जून से 30 जून तक लागू रहेंगे। जहां कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक कोई राहत नहीं है, वहीं पे अन्य जगहों पर इस दौरान लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की योजना है। और फेज 1 की अगर हम बात करें तो 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, होटल, रेस्टोरेंट, दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की शुरुआत हो जाएगी, शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे और इसके लिए हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी ओर से एसओपी भी जारी करेगा। ऐसे में हम नागरिकों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है? जैसा कि आपने देखा होगा कि आज जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन रिलैक्स करने का डिसीजन लिया है जी, उसको अनलॉकडाउन बोला है जी। अनलॉकडाउन 1, जैसा कि मैं कुछ टीवी चैनल्स के इंटरव्यू में देख रहा था जी। तो सरकार की मंशा है कि जल्दी से जल्दी जो लोगों की एक्टिविटीज हैं उनको हम नॉर्मलाइज करें और उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोगों में भी इस बात के जो पैनिक है कोरोना को लेके वो पैनिक कम होगा। इसके पीछे तर्क यह है कि अगर आप डेटा देखें पूरे दुनिया के और इंडिया के डेटा जी, तो केसेज हमारे यहाँ करीब 1.75 लाख के आसपास हैं, बट मोर्टेलिटी काफी कम है, मे बी 2.5% to 2.6%। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सोचा है कि अगर हम लॉकडाउन को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और हमारी डेली एक्टिविटी चालू होती है तो पब्लिक में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और इकोनॉमी भी जो थोड़ा नीचे जा रही थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और लॉकडाउन का जो सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ है कि लोगों में एक जागरूकता आई है जी, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क पहनने की बात हो या और सारे मेजर्स गवर्नमेंट ने जो लिए उनको लेके पब्लिक अवेयर है और गवर्नमेंट यही उम्मीद करती है कि अगर लॉकडाउन में रिलैक्सेशन होता भी है तो भी पब्लिक उसको फॉलो करेगी। और क्योंकि कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, ये आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी प्रिकॉशंस मेंटेन करते हुए अपनी डेली लाइफ को धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। डॉक्टर साहब, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा और हमें कभी न कभी अपनी लाइफ को नॉर्मल करना ही था। लेकिन अगर हम छोटी छोटी सावधानियों का ध्यान रखेंगे, उसे अपने जीवन में अपना लेंगे तो शायद मुश्किलें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल।
और यहाँ पे डॉक्टर साहब एक बात और आंकड़े की करेंगे कि अगर हम लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 4 के बीच में जो सफर रहा उसको अगर हम देखें तो लॉकडाउन 1 में जो कोविड-19 का रिकवरी रेट था वो लगभग 7% का था। आज की डेट में लॉकडाउन 4 जब समाप्त हो रहा है तो रिकवरी रेट बढ़कर ऑलमोस्ट 47% से भी ज्यादा हो गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है और ये बेहतर रिकवरी रेट के क्या कारण हैं? बेहतर रिकवरी रेट यही दिखाता है कि हमारे यहाँ जो केस का संक्रमण है वो यूरोप और यूएस के कंपैरिजन में उतनी सीवियरिटी नहीं है। ये सारे आंकड़े बता रहे हैं, जैसे आप नंबर ऑफ पेशेंट्स वेंटिलेटर जिनको रिक्वायरमेंट है, या नंबर ऑफ पेशेंट्स रिक्वायरिंग आईसीयू सपोर्ट है, या नंबर ऑफ पेशेंट रिक्वायरिंग ऑक्सीजन सपोर्ट है, या हॉस्पिटलाइजेशन की बात है, तो सारे आंकड़े इस तरफ दिखा रहे हैं कि जो इन्फेक्शन रेट है वो तो ज्यादा है बट उसकी सीवियरिटी कम है, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि जो रिकवरी रेट है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 40-45 के आसपास आ चुकी है। तो यह एक इनकरेजिंग साइन है और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे रिकवरी रेट में और इम्प्रूवमेंट होगा और इससे हमें अपने जीवन को नॉर्मलाइज करने में और सहूलियत होगी। जी बिल्कुल डॉक्टर संजय, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें अभी तक 82,370 रोगियों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। तो जब हम एक तरफ 1,73,000 के आंकड़ों की बात करते हैं तो वहां पे हमें एक पॉजिटिव साइड भी इसका ये ध्यान रखना होगा कि 82,370 रोगियों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। तो ये चीज जैसा आपने कहा कि हमें सावधान रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जी डॉक्टर साहब, इसके बाद बहुत सारी चीजें जो अगर हम देखें तो फेज 1 में बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमने आपसे डिस्कस किया कि ये होटल है, चाहे रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं, मॉल्स हैं, ये सब खुलने वाली हैं। तो क्या कुछ सावधानियां इन्हें बरतनी होंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो बहुत समय तक बंद रही हैं। तो जब इन्हें हम दोबारा खोलने जा रहे हैं तो हमें किस तरह की सावधानियां उन रिटेलर्स के लिए, उन शॉप ओनर्स के लिए, क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए? सावधानियां वही हैं जो हम बरतते आ रहे हैं, बस उसमें थोड़ा सा और गंभीर होने की जरूरत है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो, या मास्क पहनना हो, या बार बार सफाई पर ध्यान, सैनिटाइजेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको सिम्टम है तो आप अपने डॉक्टर से बताने में या हेल्प लेने में संकोच न करें। अगर आसपास कोई ऐसा कोरोना संक्रमित मरीज भी मिलता है तो भी उससे पैनिक न क्रिएट करें और उसको इनकरेज करें कि वो डॉक्टर के पास जाए और अपना टेस्ट कराए, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो अभी तो आपने देखा होगा कि करीब 80% के आसपास जो पेशेंट है वो अपना घर पे रह के ही आइसोलेशन कर रहे हैं। जी। तो जरूरत है मैसेज को पहुंचाने की, जरूरत है मैसेज को सोसाइटी के अंदर डिसेमिनेट करने की, ताकि जो पैनिक आपने देखा था 1 महीने पहले जी, उसमें कमी आई है। और पैनिक कमी आने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम आसपास देख रहे हैं लोगों को ठीक होते हुए, आसपास देख रहे हैं लोगों को एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज्यादा आ रहे हैं। तो देखकर लगता है कि हाँ, कोरोना अगर हो भी जाता है तो इसमें कोई बहुत ऐसी विकट स्थिति नहीं है। हाँ, अगर न हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर हो भी जाता है तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यही मैसेज देना सबसे इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर संजय, आप देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और अगर हम एक मानसिक स्थिति के बारे में बात करें कि कोरोना को लेकर जिस तरह से लोगों के मन में, क्योंकि बहुत दिनों तक ये लॉकडाउन चला और लोग घर पर ही रहे, और कई तरह के आपको क्या इस तरह के कुछ पेशेंट्स मिल रहे थे, क्योंकि लोगों की जो इस तरह की जो मनोवैज्ञानिक उनकी स्थिति थी, मनोरोग जैसी स्थिति बन रही थी, तो वो उससे बाहर आने में किस तरीके से लोग बाहर आ सकते हैं या आप उनकी मदद कर सकते हैं? इसका जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो 2 तरह से पड़ा है। जो सबसे पहला मनोवैज्ञानिक कारण है वो, जैसा आपने कहा कि लॉकडाउन की वजह से घर के अंदर रहने से पड़ा है।
तो जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके मन में एंजाइटी है। कुछ बच्चे जिनके एग्जाम्स नहीं हुए हैं, उसको बच्चों को लेकर एंजाइटी है। आजकल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जी बच्चों की। तो ऑनलाइन क्लासेस के अपने गुड और बैड इफेक्ट हैं। तो और जैसे मान लीजिए कि कोई दफ्तर जाने की उसकी रोज की आदत है, जी, वो दफ्तर नहीं जा रहा है, उसके इकोनॉमिक पहलू भी हैं। तो इसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, और सबसे बड़ी जो कई जगह तो डोमेस्टिक वायलेंस भी देखने को मिला काफी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर आप पूरे दिन घर के अंदर हैं और जिसकी वजह से आपस में एक कन्फ्लिक्ट होने की ज्यादा संभावना होती है, तो इसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस के काफी रिपोर्ट आए हैं। और इंडिया में कम आए हैं, बाहर की कंट्री से ज्यादा आए हैं। इसका रीजन एक भी हो सकता है कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिलीज की जो परंपरा है वो काफी पुरानी है जी। तो एक लॉकडाउन में इस तरह का माहौल सा बन गया था जैसे एक ज्वाइंट फैमिली रहती है रादर देन न्यूक्लियर फैमिली की जी। तो इसकी वजह से हो सकता है कि इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट कम आई है, बट आई है जी। और डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ बहुत सारे फोन लाइन पर श्रोता जुड़ रहे हैं और हमें पहली कॉल रामपुर से राशिद अली जी की आई है। हेलो राशिद जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो जी राशिद जी, अपना सवाल पूछिए। कोरोना से ये क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कोरोना से संबंधित जानकारी देना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, कोरोना से बचने के लिए पूछ रहे हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, अभी हमने प्रोग्राम में अभी आपको बताया कि सावधानी कोई नई नहीं है, जो आप सुनते आ रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, मार्च से जो चालू हुआ था। तो कई बार इसको बार बार बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जरूरत न पड़े तो घर से बाहर न जाना, साफ सफाई का ध्यान और हाथ की सफाई, और अगर सैनिटाइजेशन कर सकते हैं तो करें और नहीं है तो साफ सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखें और भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाएं। और अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित मरीज मिलता भी है तो उसकी वजह से कोई पैनिक न क्रिएट करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि पहले हम बात कर रहे थे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की, तो जब हमारे पास हमें पता नहीं है कि हमारे सामने वाला कोरोना कैरियर है, तो उस केस में हम और क्या ज्यादा सावधानी रखें कि हमें अब घर से बाहर भी निकलना है, अपने काम पे भी जाना है, लेकिन हम क्या वो सावधानी रखें कि उस कैरियर के अगर सामने भी हम आते हैं तो हमें कोई नुकसान ना हो? देखिए, बिना टेस्ट के कोई नहीं बता सकता कि मैं कैरियर हूं या आप कैरियर हैं या कोई और कैरियर है जी। लेकिन अगर आप साइंटिफिक एविडेंस देखें तो कोरोना का संक्रमण सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल से ज्यादा होता है। ये सिम्टोमेटिक कैरियर से कोरोना का संक्रमण होने का चांस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। क्योंकि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट होता है वो खांसता है, बलगम आती है, तो खांसने से और बलगम आने से उसका हवा में संक्रमण बढ़ने का ज्यादा डर होता है। तो अगर आपके सामने कोई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर आ भी जाता है तो उससे आपको कोरोना होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो इसमें घबराने और पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जी। और डॉक्टर संजय, जब किसी को इन्फेक्शन होता है तो कितने दिनों के बाद टेस्ट में वो व्यक्ति अगर टेस्ट कराता है तो पॉजिटिव हो सकता है? इन्फेक्शन होने के बाद कोरोना का एक जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से 15 दिन का है, लेकिन अगर हम मीन मान के चलें तो 4 से 7 दिन का है। तो अगर आपको आज अगर इन्फेक्शन है तो सिम्टम आने में 4 से 5 दिन का समय लगता है, लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, बाकी कई सारे फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इम्यूनिटी पे ज्यादा डिपेंड करता है। जैसा इसी प्रोग्राम में कई बार इस चीज को दोहराया गया है कि अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या कोई और बीमारी की दवा ले रहे हैं तो आपको ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, और इस बीच बड़ौद से हमारे साथ महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं। हेलो महेश जी, नमस्कार। जी महेश जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी। लॉकडाउन
लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है जी, और कोरोना के मरीज पता नहीं कहां से निकल रहे हैं जी। एक पूछ रहे हैं कि अगर लॉकडाउन का पूरा पालन हो रहा है, इसके बाद भी कोरोना के मरीज क्यों सामने आ रहे हैं, क्यों उनकी संख्या बढ़ रही है? देखिए, कोरोना का संक्रमण नया संक्रमण है और अभी तक जितने भी साइंटिफिक एविडेंसेज हैं यही कह रहे हैं कि काफी जल्दी संक्रमित होने वाला वायरस है। तो लॉकडाउन अगर नहीं होता तो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा देखे होंगे जी, ICMR के डेटा देखे होंगे, अभी हमारे नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा होते हैं, अभी जितने हैं उससे कई गुना ज्यादा होते हैं, मोर्टेलिटी कई गुना ज्यादा होती। तो लॉकडाउन से फर्क ये हुआ है कि नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं, मोर्टेलिटी कम हुई है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हुई है लॉकडाउन का जो इफेक्ट आया है, लोगों में एक डिसिप्लिन आई है, लोगों में एक सीरियसनेस आई है जी, कि उनको एक अब जागरूकता है कि हमें क्या करना है। और जो चौथी चीज लॉकडाउन से सबसे जो इम्पोर्टेंट पता चली है जी, कि हमें अपना ट्रेंड पता चला है कि हमारे अगर 1,70,000 या 80,000 केसेज हैं जी, तो उसमें कितने सिम्टोमेटिक हैं, कितने सीरियस हैं, कितने वेंटिलेटर की जरूरत है, किनको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इससे हम अपने रिक्वायरमेंट्स को पता लगा पाए हैं। जैसे शुरू में ऐसा लग रहा था कि जैसे इटली में और यूएस में 5 से 10% पेशेंट्स की डेथ हो रही थी, 20% पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही थी जी। तो हमें भी ऐसा लगा था कि कई सारे पेशेंट्स को वेंटिलेटर की जरूरत होगी या डेथ बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि लॉकडाउन से हमें अपनी पॉलिसी को बनाने में मदद मिली है और उसी का नतीजा है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे रिलैक्सेशन देते जा रही है और कोशिश कर रही है कि हमें हमारी जो लाइफ है जितना जल्दी नॉर्मल हो सके वो हो जाए। जी बिल्कुल डॉक्टर संजय, आपने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जितनी जल्दी लाइफ हमारी नॉर्मल हो सके उतना ही बेहतर है, लेकिन हमें सावधान और जागरूक रहने की जरूरत है। जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं, हम बता दें कि कोरोना जागरूकता के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में आज श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। और अब हमारे पास अगली कॉल आई है हरदोई से, जयप्रकाश जी जुड़ चुके हैं। हेलो जयप्रकाश जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी जयप्रकाश जी। जी 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 सर, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, बताएं। सर मेरा एक सवाल यह है कि पहली बात में कोरोना तो वायरस है, लेकिन ये इसको कोविड-19 क्यों बोलते हैं, इसकी जानकारी चाहिए। दूसरा सवाल हमारा ये है, जो बाहर से प्रवासी लोग आते हैं इनको जो है सरकार जो आने के बाद इनको क्वारंटाइन नहीं करती है कि उनको जो घर में सीधे जाने के लिए मतलब इसका जो है कि आदेश दे देते हैं कि अपने घर जाइए, वहाँ जांच हो, तो वो लोग कहते हैं जांच हो जाती है, लेकिन उसको ये पता कैसे चलेगा कि ये लोग पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। देखिए, आपके पहले के सवाल का जवाब कोविड-19 क्यों कहते हैं। कोविड-19 एक रेस्पिरेटरी वायरस है और इस तरह के वायरस कई बार आ चुके हैं और जब भी एक नया वायरस आता है तो उसे हम एक नाम देते हैं। क्योंकि यह वायरस 2019 में आया था इसलिए उसका नाम हमने कोविड-19 दिया। जहां तक दूसरी सवाल का जवाब है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको हम सीधे घर भेज देते हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, गाइडलाइंस है, ICMR के दिशा निर्देश है कि 14 दिन का क्वारंटाइन करना है और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई व्यवस्थाएं भी की हैं। जैसे कई लोगों को होटल में ठहराया जा रहा है या कई दिशा निर्देश दिए गए हैं जी। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है, ICMR की गाइडलाइंस है, उसी के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें सरकार के दिशा निर्देश बिल्कुल क्लियर है। अगर आप को ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि जो भी प्रवासी लोग आते हैं तो उसके बाद उनको होम क्वारंटीन करना है या इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करना है, ये उस राज्य सरकार के प्रोटोकॉल के ऊपर निर्भर करता है। और इस बीच लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद कुमार जी। अरविंद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए।
जी अरविंद जी, हेलो। सवाल यह है, पहला तो सवाल यह है कि कोरोना लक्षण को हम किस प्रकार से पहचान। जी, कोरोना के लक्षण जो सबसे कॉमन लक्षण है वो सर्दी जुकाम और फ्लू से मिलते जुलते हैं, और जैसे खांसी आना या बार बार बलगम आना, तेज बुखार आना। कुछ मरीजों में कोरोना के लक्षण कुछ अलग तरह के भी हो सकते हैं, जैसे अभी कुछ इस तरह के साइंटिफिक एविडेंस आए थे कि अगर कोरोना के शुरुआती लक्षण है तो स्मेल चली जाती है, सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, या टेस्ट करने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन 70 से 80% मरीजों में जो लक्षण है वो या तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रह रहा है या सर्दी जुकाम और फ्लू के लक्षण है। कुछ 10 से 15% मरीजों में लक्षण गंभीर तरह के हो सकते हैं, जैसे पेशेंट को सांस में दिक्कत आना या होठ नीले पड़ जाना। अगर सांस में कम आएगी, ऑक्सीजन का प्रवाह कम होगा शरीर में, तो उसकी वजह से होठ नीले पड़ सकते हैं, या बेचैनी होना, घबराहट होना, या कई बार अगर ऑक्सीजन की कमी आ गई तो ऐसा हो सकता है कि पेशेंट कंफ्यूज दिखे, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो उसमें पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन इस तरह के लक्षण बहुत ही कम मरीजों में दिख रहे हैं जी। तो जो ज्यादातर मरीज हैं वो या तो एसिम्प्टोमेटिक हैं या उनमें माइनर फ्लू के लक्षण है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप 60 के ऊपर के हैं या आपको पहले से कोई बीमारी है या आप डायबिटीज हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं या किसी और बीमारी की दवा ले रहे हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी अपने डॉक्टर को दीजिए, ताकि आपके डॉक्टर को आपके इलाज करने में सुविधा हो। लेकिन डॉक्टर संजय, जैसे कई बार हमें भी फ्लू हो जाता है, मौसम जब बदलता है और बहुत सारे, तो इसमें नॉर्मल फ्लू और कोरोना है, दोनों के बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? देखिए, क्लिनिकली डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। जब तक आप टेस्ट ना कराएं जी, तो तब तक ये कहना कि ये कोरोना के लक्षण है। हाँ, कोरोना के लक्षण अगर आप बाकी फ्लू से कंपैरिजन करें तो बाकी फ्लूज में रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी कोरोना के वायरस में रिपोर्ट हो रही है, लेकिन इंडिया में उसके इंसिडेंस बहुत ही कम है। तो अगर इस समय पैंडेमिक चल रहा है और आपको फ्लू के लक्षण है और आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और अपना टेस्ट कराएं। जी, तो अगर किसी को फ्लू है तो वो अपने चिकित्सक से कांटेक्ट करके और अपना जो भी उनके दिशा निर्देश हैं उसका वो पालन करे। और इस बीच फरीदाबाद से हमारे साथ पवन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। हेलो पवन जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, बोलिए पवन जी। एक्चुअली मैं ऑलरेडी HIV पेशेंट हूँ। जी हेलो। जी जी जी। HIV पेशेंट हूँ और मैं लगातार दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, लेकिन पिछले 1.5 महीने से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और फीवर शरीर से जाता नहीं है और बलगम खांसी है काफी ज्यादा जी। सांस पे बलगम आता है जी। तो मुझे बताएंगे? नहीं, आपका सवाल थोड़ा हटके है। इसका कोरोना से मुझे कोई वास्ता नहीं नजर आता, क्योंकि HIV के जो पेशेंट हैं उसमें कई तरह के और इन्फेक्शन हो सकते हैं, और जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन है वो ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और अपना जो भी जांच है, जैसे एक्सरेज है या और कोई जांच अगर आपके डॉक्टर उचित समझते हैं, तो करने के बाद एक डिसीजन लेंगे कि आपको कहीं और कोई इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस या और बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ है। तो कोरोना के जो लक्षण है HIV के पेशेंट्स में भी हो सकते हैं, बट कोई जांच कराने से पहले बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और उन्हीं के ऊपर छोड़ दें कि कौन सी जांच कराने की जरूरत है। जी, और इस बीच हमारे पास रामपुर से राशिद अली जुड़ चुके हैं। हेलो राशिद जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी राशिद जी, अपना सवाल पूछिए। ये सवाल है मेरा, कोरोना से क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
जी। जैसा मैंने सुना, इनका सवाल है कि क्या क्या सावधानी बरतें। जी डॉक्टर साहब। तो सावधानी हमने प्रोग्राम में कई बार दोहराया कि कोरोना के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना और भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचना और साफ सफाई, अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन का इस्तेमाल करें और कहीं से भी आए तो हाथ धोएं और सैनिटाइजर है तो उसका यूज करें, नहीं है तो आप नॉर्मल साबुन से भी हाथ धो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप इतनी सावधानियां बरतते हैं तो कोरोना होने के चांसेस बहुत ही कम। डॉक्टर साहब, आपने सैनिटाइजर की बात की है, तो जब मार्केट में सैनिटाइजर देखते हैं तो उसमें एक ब्लू कलर का सैनिटाइजर हमें दिखाई देता है, जिसमें 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर की हम बात करते हैं, और कुछ जो सैनिटाइजर्स होते हैं वो ग्लिसरीन बेस्ड होते हैं, व्हाइट कलर के सैनिटाइजर्स होते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा हमारे लिए मतलब ज्यादा अच्छा होता है? देखिए, आपको जो भी सैनिटाइजर मिलता है आप उसको यूज करें। ब्लू और व्हाइट सैनिटाइजर बेसिकली उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द सैनिटाइजर जो है वो अल्कोहल बेस्ड होते हैं जी। और सैनिटाइजर अगर आपके पास जो भी सैनिटाइजर है उसको आप यूज कर सकते हैं, नहीं है तो सोप का यूज कर सकते हैं और उसी से आप साफ सफाई रख सकते हैं। और इस बीच बाड़मेर का रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं किशन जी। हेलो किशन जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर। जी किशन जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आप आकाशवाणी बोलिए सर। जी 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 जी। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हम दुकान जाते हैं, जैसे वो कैश वापस करता है, हम नोट देते हैं, तो नोट उसको छूने से क्या कोरोना वायरस हो सकता है क्या? जी डॉक्टर साहब, करेंसी से पूछ रहे हैं, कोरोना वायरस हो सकता है क्या? देखिए, अभी कुछ ऐसे समाचार आए थे, कुछ ऐसे एविडेंसेज आए थे कि नोट से कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बार बार दिशा निर्देश जारी किए हैं कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन का यूज करें और डिजिटल ट्रांजैक्शन जितना करते हैं उतना बेहतर है और उससे कोरोना का संक्रमण रोकने में काफी मदद है। लेकिन अगर आप इससे पैनिक न क्रिएट करें कि नोट का ट्रांजैक्शन करने से कोरोना का संक्रमण होता है। और श्रोताओं, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर संजय, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे एकदम संक्षेप में? मैं यही टिप्स देना चाहूंगा कि कोरोना के बारे में आप आसपास जागरूकता फैलाएं, एंजाइटी और पैनिक ना फैलाएं, और अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित मरीज है तो घबराएं नहीं और जो स्वास्थ्य कर्मी है उनका पूरा सहयोग करें, उनका हौसला बढ़ाएं, इसी से हम कोरोना पर विजय पा पाएंगे। डॉक्टर संजय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। कोरोना के प्रति जागरूकता और सावधानी ही कोरोना से बचाव है। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।